हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? विलियन चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाते हैं। विलियन में कल हमने क्वथनांक उन्नयन के बारे में पढ़ लिया था। क्वथनांक उन्नयन की सहायता से हम किस तरह से विलेय का अनुभार ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, तो क्वथनांक उन्नयन में हमने विलेय का अनुभार MA का मान निकाला था। क्वथनांक उन्नयन में किसका? MA। ए से हम किसको व्यक्त करते हैं? विलेय को, और M से अणुभार को, यानी कि विलेय का अणुभार या इसको मोलर मास भी कह देते हैं। ठीक है, तो क्या होता था फॉर्मूला? Kv इंटू WA इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB। ठीक है, B किसके लिए दर्शा रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, इंटू WB। यही होता था क्या? यही निकाला था हमने कल फॉर्मूला। किसके लिए? क्वथनांक उन्नयन के लिए। ठीक है, तो Kv इंटू WA इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB इंटू WB। ठीक है, अब हम देखेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी पूछता है वो इस पे। तो इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उसके बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Kv क्या होता था? मूलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। WA क्या होता था? विलेय का भार। डेल्टा TB क्या होता था? क्वथनांक उन्नयन TB माइनस T0B। ठीक है, और WB क्या होता है? विलायक का भार। ठीक है, B हम विलायक के लिए काम में लेते हैं। तो क्वेश्चन नोट करें आप। इस पे बेस जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स हैं वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट करें। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, लिखें, विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर ठीक है, तो कितने ग्राम बेंजीन में घोला गया है? 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। कितना हो गया? 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है आपको? मोलर द्रव्यमान। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी कि वही आपसे MA पूछ रहा है, वो विलेय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, और दिया हुआ है ब्रैकेट में बेंजीन के लिए Kv बराबर, बेंजीन के लिए Kv की वैल्यू दे रखी है बच्चों, कितनी? 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, बेंजीन के लिए Kv 2.53 या 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन रहा।
बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.80 ग्राम बेंजीन अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। बेंजीन के लिए केवी की वैल्यू दे रखी है 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो कल हमने क्वथनांक उन्नयन को पढ़ा था जिसमें हमने विलेय का अणुभार निकाला था इस तरह से। तो यहाँ पे देखें अब क्या क्या दिया हुआ है बच्चों। बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है। अब पहले ये पता करना है कि यहाँ पे विलेय क्या है और विलायक क्या है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को, तो ये तो विलेय हो गया बच्चों, यहाँ पे अवाष्पशील विलेय दिया हुआ है और 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, तो बेंजीन क्या हो गया, विलायक। तो हमें पता चला यहाँ पे सबसे पहले कि भाई विलेय जो है यहाँ पे पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसा दिया हुआ है अवाष्पशील विलेय, तो हम यही लिख लेते हैं अवाष्पशील विलेय। और जो विलायक है वो यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, वो बेंजीन है, वो बेंजीन है, क्लियर दिया हुआ है यहाँ पे। अब विलेय का क्या दिया हुआ है आपको, भार 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय, सही बात है। तो विलेय का भार हो गया, और विलेय के भार को किससे दर्शाते हैं, WA से। तो यानी कि हमको दे दिया बच्चों विलेय का भार, तो इस तरह से लिख दें विलेय का भार, और इसको अपन डिनोट करते हैं WA से, और वो है 1.80 ग्राम। ठीक है, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, इसका मतलब विलायक का भी भार दिया हुआ है, भाई बेंजीन का भी तो भार दिया हुआ है, और बेंजीन है विलायक, तो वो हो गया 90 ग्राम, सही है। और देखो पढ़ करके आगे, घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर, यानी कि विलयन का क्वथनांक बढ़ चुका है बच्चों ये, तो इसका मतलब पहले भी क्वथनांक दिया हुआ है बेंजीन का, तो ये हो गया शुद्ध विलायक का क्वथनांक। भाई बेंजीन यहाँ पे विलायक ही तो है, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक किससे दर्शाते हैं, शुद्ध विलायक के क्वथनांक को, शुद्ध विलायक का क्वथनांक इसको दर्शाते हैं बच्चों T0B से। ठीक है, क्वथनांक है तो बॉइलिंग टेम्परेचर, B का मतलब बॉइलिंग, T का मतलब टेम्परेचर, शुद्ध के लिए अपन नोट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0B, और वो कितना है 353.23 केल्विन, ये भी ठीक है। इसके बाद विलयन का क्वथनांक कितना है बच्चों, विलयन का क्वथनांक किससे दर्शाते हैं बोलो, टीवी से। कल मैंने डेरिवेशन में बताई थी ये सब बातें, जिन्होंने नहीं देखा है क्वथनांक उन्नयन का डेरिवेशन, वो पहले क्वथनांक उन्नयन का डेरिवेशन वाला वीडियो देखें, उसके बाद ही ये बात आपको समझ में आएगी, और नहीं तो लगे ही रहना, कुछ हाथ पल्ले पड़ने वाला नहीं है इसमें से। तो विलयन का क्वथनांक हो गया टीवी, और वो कितना हो चुका है 354.11 केल्विन, इतना हो गया। अब आप देखो यहाँ पे विलयन का क्वथनांक बढ़ गया, यानी ये ज़्यादा है और ये कैसा है, कम, तो डेल्टा टीवी आ रहा है हमारे फॉर्मूले में, ये थोड़ी आ रहे, टीवी और T0 भी कहाँ आ रहे बताओ, T0 भी और टीवी नहीं आ रहे, डेल्टा टीवी। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, क्वथनांक उन्नयन। तो यहाँ पे आपको क्वथनांक उन्नयन निकालना है, तो क्वथनांक उन्नयन यानी डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, टीवी माइनस T0B, ये होता है। इधर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे, तो डेल्टा टीवी बराबर क्या आ रहा, लिख देते हैं 354.11 माइनस कर देंगे 353.23, तो बराबर, तो माइनस कर देते हैं बच्चों इसको। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस करके देख लेना,
0.88 केल्विन इतना आएगा डेल्टा टीवी। माइनस करके बताएं या कर लोगे? माइनस तो कर लोगे, घटा लोगे इसमें से इसको, तो इतना आ जाएगा 0.88 केल्विन। चलो ठीक है, अब फॉर्मूला लगा देते हैं। वी नो दैट एम ए जो है, देखो ये रहा बच्चों, के वी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू बी, ये रहा फॉर्मूला। तो एम ए इक्वल आ रहा के वी डब्ल्यू ए 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टी वी इंटू डब्ल्यू बी। बेंजीन का क्वथनांक इतना दिया हुआ है आपको, सभी जो है आपको वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। विलेय क्या है, विलायक क्या है, ये आपने देख ही लिया है यहाँ पे। अब सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, केवल कैलकुलेशन करनी है आपको। तो एम ए इक्वल रख देते हैं, देखो के वी की वैल्यू ये दे रखी 2.53 इंटू डब्ल्यू ए कितना है बच्चों 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी वी निकाल चुके हैं हम लोग 0.88 केल्विन। तो ये हो गया 0.88 इंटू डब्ल्यू बी क्या है, ये रहा 90। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से, तो कर लेना कैलकुलेशन। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ आंसर क्या आने वाला है आपका। एम ए इक्वल आ रहा 58 ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका फाइनल आंसर है 58 ग्राम मोल इनवर्स। देखें जरा, कोई दिक्कत हो तो पूछना कहीं भी। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए नहीं इसमें। तो आपको सबसे पहले विलेय और विलायक को आइडेंटिफाई करना है कि विलेय क्या है और विलायक क्या है। उसके बाद में क्वेश्चन में देखना है क्या दिया हुआ है हमको और क्या निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। कर सकते हो आप न्यूमेरिकल, तो बोर्ड में इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बढ़े। ये आपका क्वथनांक उन्नयन का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अब हम हिमांक अवनमन के बारे में बात करेंगे। तो देखो क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन के फॉर्मूले एक दूसरे से थोड़े थोड़े मैच करेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि पूरी तरह मैच करेंगे, थोड़े थोड़े से डिफरेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे बी आता है, इसकी जगह पे एफ हो जाएगा फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। ठीक है, हिमांक में क्या करेंगे अपन, लिक्विड को फ्रीज करेंगे, जमाएंगे उसको, तो वहाँ पे इसको के एफ से डिनोट करेंगे, इसको डेल्टा टी एफ से डिनोट करेंगे। यहाँ बी का मतलब बॉइलिंग से है, बॉइलिंग पॉइंट से है, वहाँ पे जो है किससे आएगा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट से। तो मिटा दें इसको, चलिए मिटा देते हैं इसको। कोई भी दिक्कत आए तो आप पूछ लेना, कमेंट कर सकते हो मुझे। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद अनुसंग गुणधर्म में थर्ड जो गुणधर्म है बच्चों वो है हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
हिमांक अवनमन। जैसे क्वथनांक उन्नयन हुआ करता था, तो उन्नयन का मतलब क्या बताया बच्चों हमने, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। ऐसे ही अवनमन का मतलब हुआ करता है कमी। अवनमन का मतलब क्या हुआ करता है, कमी। तो अब यहाँ पे हिमांक में कमी होने वाली है, क्वथनांक में वृद्धि हुआ करती थी, हिमांक में कमी। ठीक है, अपोजिट सा चलने वाला है एक दूसरे का, होते ही है क्वथनांक और हिमांक। तो सबसे पहले जैसे क्वथनांक उन्नयन में क्वथनांक का डेफिनेशन देखा था, इसी तरह से हिमांक अवनमन में हिमांक का स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखेंगे हम। यहाँ पे क्या होता है हिमांक और क्या होता है हिमांक अवनमन, अच्छे से समझाएंगे इस बात को, तो आप ध्यान देना जरा। हिमांक क्या होता है, स्टैंडर्ड परिभाषा क्या होती है इसकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वह ताप जिस पर किसी द्रव की वह ताप जिस पर किसी द्रव के ठोस एवं द्रव अवस्था के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं, वह ताप जिस पर किसी द्रव के ठोस एवं द्रव अवस्था के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं, उस ताप को उस द्रव के लिए हिमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, हिमांक। ठीक है, देखें जरा, वह ताप जिस पर किसी द्रव के, ध्यान दें इस लाइन को यहाँ पे, वह ताप जिस पर किसी द्रव के, ठीक है, जैसे पानी की बात कर लेते हैं, द्रव मान लो जल है, तो उस जल के कौन कौन सी अवस्था में बच्चों, ठोस और द्रव अवस्था के वाष्प दाब जब आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उस ताप को उस द्रव के लिए हिमांक कहा जाता है। जैसे शुद्ध जल का हिमांक जो होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन। तो इतना होता है शुद्ध जल का हिमांक। तो ये हो गया बच्चों शुद्ध जल का हिमांक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। और शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक ध्यान दें जरा यहाँ पे, शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन, ये यहाँ पे भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो आप जो है करेक्ट कर लें क्वथनांक को, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373.15 केल्विन, ये शुद्ध जल का क्या हुआ करता है बच्चों, क्वथनांक। और शुद्ध जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन। ठीक है, तो मिटा देते हैं, क्वथनांक देख लिया। तो ये परिभाषा हो गई। अब हिमांक अवनमन क्या है ये भी समझ लो जरा। हिमांक अवनमन, हिमांक में कमी होने वाली है बच्चों। देखो हमारे पास 2 पात्र हैं, इन दोनों पात्रों में क्या भरा हुआ है बताते हैं जरा। देखो
इसमें शुद्ध जल भरा हुआ है या शुद्ध विलायक है? क्या है इसमें बच्चों? शुद्ध विलायक। इसमें शुद्ध विलायक तो है ही है, यानी जल तो है ही है इसमें, साथ में इसमें अवाष्पशील विलेय मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? अवाष्पशील विलेय। तो क्या बन गया बच्चों? ये विलयन कह सकते हैं क्या? भाई देखो, जल है, ये विलायक हो गया और इसमें विलेय भी मिला हुआ है, तो ये तो विलयन बन चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको अपन जमाएं फ्रिज में, इसको अपन जमाएं फ्रिज में, तो ये शुद्ध जल है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाएगा। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं जमेगा, 0 से भी नीचे चला जाएगा माइनस में। क्यों? क्योंकि इसके हिमांक में अब क्या हो चुकी है बच्चों? कमी। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है। इसे ही हिमांक अवनमन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिमांक अवनमन। ठीक है। वाष्प दाब भी कम होता है। इसका वाष्प दाब शुद्ध जल का ज़्यादा होता है। विलयन का वाष्प दाब कैसा होता है? कम। वाष्प दाब का मतलब वाष्प बन रही है, कितने मॉलिक्यूल्स की बन रही है। यहाँ पे इसको जैसे अपन गर्म करें तो इसकी सतह पे जितने भी अणु हैं उन सब की वाष्प बनेगी, तो वाष्प दाब यहाँ पे ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा? सतह पे कुछ अणु तो अवाष्पशील विलेय के हैं और कुछ जल के अणु होंगे शुद्ध विलायक के। तो शुद्ध विलायक के अणु यहाँ पे जो अवेलेबल है वो कम है और यहाँ पे कैसे हैं? ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़्यादा वाष्प बनेगी, यहाँ पे कम बनेगी, तो वाष्प दाब भी कम होता है विलयन का। हिमांक भी क्या हो गया यहाँ पे बच्चों? कम हो गया। तो हिमांक अवनमन को कैसे परिभाषित करेंगे, जरा सुने परिभाषा। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है। इसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। इसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। तो ये भी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका भी माइनस में होगा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को अपन T से शो कर दें क्या? कौन सा टेम्परेचर है ये? फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो इसको F से दर्शा दें, इसको TF से दर्शा दें। दोनों को सेम तो नहीं रख सकते। मैंने क्या बताया? जब शुद्ध अवस्था में होगा तो उस पर नोट लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों? शुद्ध विलायक का हिमांक। शुद्ध विलायक का हिमांक बताओ, लिख सकते हैं क्या इस तरह से? ठीक है, शुद्ध विलायक का हिमांक। और ये किसका हो गया फिर? विलयन का हिमांक। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? तो हम विलयन के हिमांक को TF से दर्शाएंगे और शुद्ध विलायक के हिमांक को T0F से दर्शाएंगे। किसका हिमांक ज़्यादा है? इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका तो माइनस में चला गया, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ज़्यादा हो गया ये 0 माइनस से तो बड़ी होती है। ठीक है, तो ये शुद्ध विलायक का हिमांक T0F और विलयन का हिमांक TF। अब कितना कमी हुआ हिमांक में? कितनी कमी हुई है? कैसे निकालें इसको? ज़्यादा में से कम को घटा दें, तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो ज़रा यहाँ देखें, हिमांक अवनमन बराबर में ये लिख रहा हूँ, हिमांक अवनमन बराबर क्या लिख रहा हूँ मैं? किसका ज़्यादा है? ये ज़्यादा है, तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों T0F माइनस TF। देखो ज़रा सही है क्या कहानी? ज़्यादा में से कम को घटा दिया। ऐसे तो क्वथनांक उन्नयन में घटाया करते थे, पर वहाँ पे उल्टा हुआ करता था। वहाँ पे ये ज़्यादा हुआ करता था और ये कम हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे अपोजिट हो गया। होता ऐसे ही है, ज़्यादा में से हमेशा कम को घटाया जाता है ना। हिमांक अवनमन, इन दोनों का जो अंतर है उसको वहाँ पे डेल्टा टी भी कहा करते थे, यहाँ पे डेल्टा TF कह दें। डेल्टा का मतलब डिफरेंस, अंतर से होता है, तो डेल्टा TF बराबर आ रहा T0F माइनस TF। T0F माइनस TF। तो ये हो गया बच्चों हिमांक अवनमन। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ डेल्टा TF क्या है? हिमांक अवनमन है, और क्या है?
टी नॉट एफ क्या है? शुद्ध विलायक का हिमांक, यही तो होगा। शुद्ध विलायक का हिमांक। और टी एफ क्या है? विलयन का हिमांक। टी एफ विलयन का हिमांक है, टी नॉट एफ शुद्ध विलायक का हिमांक है, डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन है। यहां तक बताएं मुझे जरा, बात समझ में आई कि नहीं आई, चेक कर ले एक बार। इसके बाद जो है डेरिवेशन की ओर बढ़ते हैं। डेरिवेशन होता है इसका, जिस तरह से हम क्वथनांक उन्नयन का डेरिवेशन किया करते हैं, इसी तरह से हिमांक अवनमन का होगा, बिल्कुल सेम चलेगा प्रोसेस। ठीक है, वहाँ पे बी डेल्टा टी बी लेते थे काम में, यहाँ डेल्टा टी एफ हो जाएगा। वहाँ बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट है, इतना अंतर है बस। आगे बात समझ में? तो ये आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया। तो यहाँ पे बच्चों विलयन के हिमांक में क्या हो गई है? कमी। और वो कमी क्यों हुई है? इस अवाष्पशील विलय के कारण। ये अवाष्पशील विलय इसको जमने नहीं दे रहा 0 डिग्री पे, और नहीं तो जल है ये तो जमना चाहिए 0 डिग्री पे, लेकिन ये कौन जमने नहीं दे रहा इसको? इसमें अवाष्पशील विलय मिला हुआ नहीं है, तो ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाएगा। ये नहीं हो पा रहा है, इसके मॉलिक्यूल चिपके पड़े हैं, उसको फ्रीज नहीं होने दे रहे, जल को जमने नहीं दे रहे 0 डिग्री पे, तो माइनस में चला जाएगा और टेम्परेचर। ठीक है, तो मिटा दें इसको, मिटा देते हैं। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। ग्राफ आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ बच्चों। बोर्ड में कई बार आप देख सकते हो पुराने पेपर्स उठा करके केवल ग्राफ ही ग्राफ पूछ लिया है, ग्राफ ही ग्राफ बनाएं। ठीक है, ओनली ग्राफ बनवा लेता है वो तो, और ग्राफ से ही जो है आगे की कहानी समझ में आएगी। तो कोशिश करें ग्राफ को अच्छे से समझें। ठीक है, हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि हम आपको ग्राफ अच्छे से शो करें। तो आप ग्राफ देखें, किस किस के बीच में ग्राफ खींचा जा रहा है बच्चों? वही वाष्प दाब और ताप के बीच में। किस किस के बीच में? वाष्प दाब और ताप। तो ग्राफ कुछ इस तरह से है। इस वाली एक्सिस पर लेके चल रहे हैं बच्चों ताप, इस वाली एक्सिस पर लेके चल रहे हैं वाष्प दाब। ठीक है, ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है आपको, डेफिनेशन क्या होती है हिमांक की? वह ताप जिस पर द्रव और ठोस, यानी कि इस बिंदु पे जल दोनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट करता है, द्रव में भी होगा और ठोस में भी होगा, और उसके वाष्प दाब दोनों अवस्थाओं के कैसे हो चुके होंगे? बराबर। ठीक है, डेफिनेशन में ये बात बताई थी, वह ताप जिस पर किसी भी द्रव और ठोस अवस्था के वाष्प दाब। तो ये शुद्ध विलायक के लिए है जो ग्राफ हम बना रहे हैं बच्चों, ये शुद्ध विलायक के लिए, ये भी शुद्ध विलायक के लिए। तो भाई दो बार शुद्ध विलायक क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो बिंदु है इससे आगे ये जो शुद्ध विलायक है बच्चों, ये द्रव कंडीशन में है। ठीक है, और ये जो बिंदु है इससे नीचे ये ठोस अवस्था में है। तो वह ताप, अब ताप कौन सा है? इसको इस तरह से नीचे मिला दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फ्रीजिंग टेम्परेचर हो गया, TF से शो कर दिया। किसके लिए बच्चों? ये शुद्ध विलायक के लिए। तो क्या कर दूं मैं, बोलो? नोट लगा दूं,
सही है, मैंने बताया था आपको। शुद्ध विलायक के लिए नोट लगाएंगे, विलयन के लिए ऐसे लिख देंगे सुको बटंट, उसमें कुछ नहीं लगाना आपको। सही है बात। अब देखें जरा, ये वो पॉइंट हो गया जिस पर इस शुद्ध विलायक की द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं के वाष्प दाब कैसे हो गए बच्चों, बराबर बराबर हो गए। ये द्रव है, शुद्ध जल है, और ये द्रव अवस्था में और ये ठोस अवस्था में, लेकिन इनके वाष्प दाब कैसे हैं, इक्वल, वो ये टेम्परेचर रहा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने एवाप्सिल विलय मिलाया, तो बताइए विलयन का हिमांक घटता है कि बढ़ता है, विलयन का हिमांक घट जाता है। तो विलयन का हिमांक घटेगा तो विलयन कुछ इस तरह से जाएगा, देखो ये वाला जो कर्व है ये विलयन के लिए है, किसके लिए है, विलयन के लिए। अब ये कहाँ पे जाके जमेगा, यहाँ जाके जमेगा, इस पे, इस वाले बिंदु पे जाके जम रहा है, पीछे की ओर आ रहा है। देखो विलयन का जो है हिमांक कम हो रहा है, तो ये यहाँ पे जाके जम रहा है, मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो कौन सा होगा बच्चों, देखें जरा, ताप को हटा देते हैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए, ये हो गया, रख दें TF, यहाँ लिख देते हैं ताप को। तो ऐसे चल रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो ज़्यादा टेम्परेचर किसका है, क्योंकि भाई देखो ये तो शुद्ध विलायक के लिए है ना, तो शुद्ध विलायक का ताप ज़्यादा है, हिमांक मतलब ज़्यादा है, और विलयन का कैसा हो गया है यहाँ पे, कम। बात समझ में आ गई क्या? क्या TF को यहाँ और TF को यहाँ लिख सकते हैं, इनको जो उलट सकते हैं क्या, कहानी चेंज हो जाएगी पूरी। आ रही बात समझ में? तो ये ग्राफ चिल्ला चिल्ला करके अपनी कहानी कह रहा है। क्या आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही ग्राफ की? ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है इसको अपन कहेंगे बच्चों डेल्टा TF, डेल्टा TF। सही है। अब जरा देखें, ये तो जो है हमने फ्रीजिंग टेम्परेचर के बारे में बात कर ली। अब इनके रेफरेंस में जो वाष्प दाब है उसको भी शो कर लेते हैं। ये TF है, इसके रेफरेंस में यहाँ देखो, इसको समझने के लिए बना रहे हैं, ग्राफ तो इतना ही बनाना आपको। ठीक है। अब समझने के लिए क्या बना रहे हैं जरा देखें भाई, ये TF है, इसके रेफरेंस में जो वाष्प दाब है उसको बच्चों PS से डिनोट कर देते हैं, वेपर प्रेशर है ये, और ये TF है, विलयन के लिए है, तो यहाँ पे S शो कर दिया, PS, S फॉर सॉल्यूशन, तो इसको PS से शो कर दिया है, PS है ये। और इसके रेफरेंस में देखो यहाँ से इसको क्या कर दें, ये शुद्ध के लिए है, विलायक के लिए, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और इसको PS। देखें जरा वाष्प दाब, बोलो कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको डेल्टा P कह देंगे, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा TF है। यहीं से स्टार्टिंग होती है किसकी, डेरिवेशन की। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया है कि नहीं आया, वो अच्छे से समझ लेना, 2 बार देखना, समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है। तो उसके बाद डेरिवेशन की ओर बढ़े, तो हमने लिखा जैसे, अब बिल्कुल सेम उसकी तरह चलेगा, क्वथनांक उन्नयन की तरह। चित्र से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है चित्र से, ये डिफरेंस है, ये इन दोनों का डिफरेंस है, डेल्टा P जो है वो समानुपाती है डेल्टा TF के, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। इसके बाद में जो है राउल्ट के नियम से वाष्प दाब अवनमन विलय की मोल भिन्न के
समानुपाती होता है। ये राउल्ट के नियम में पढ़ा था, ये क्वथनांक उन्नयन में पढ़ा था। अर्थात डेल्टा पी जो है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए के। समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो चित्र से स्पष्ट है, डेल्टा पी प्रोपोर्शनल डेल्टा टी है। राउल्ट के नियम से डेल्टा पी प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए। तो यहाँ भी डेल्टा पी है और यहाँ भी डेल्टा पी है, तो क्या ये दोनों भी आपस में समानुपाती हो गए। तो इन समीकरण 1 और 2 से हम ये लिख सकते हैं कि भाई जो डेल्टा टी एफ है ये समानुपाती है एक्स ए के। सही है। इसके बाद में एक्स ए की वैल्यू रख देते हैं। डेल्टा टी एफ बराबर करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा के। कांस्टेंट क्या आ गया बच्चों? के। और एक्स ए बराबर क्या होता है? एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। बोलो होता है कि नहीं होता? तो इसकी जगह पे ये रख दिया है के इंटू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। फिर हम कंडीशन लगा रहे हैं अति तनु विलयनों के लिए। अति तनु जो है विलयनों के लिए, अति तनु विलयन का मतलब हो गया एन ए लेस देन एन बी। देखो भाई ये विलयन को शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे दोनों घटक हैं ए और बी। ये विलयन को शो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। यहाँ पे एक ही घटक है, यहाँ पे दोनों घटक हैं ए और बी। विलयन अति तनु है, इसका मतलब उसमें विलायक बहुत ज़्यादा है, विलय कैसा है? बहुत कम। तो विलय को हमने नगण्य मान लिया। तो इस वाले सूत्र को अपन कैसे लिख देंगे? डेल्टा टी एफ बराबर आ रहा के एन ए अपॉन एन बी। इस एन ए को नगण्य मान के छोड़ दिया, नीचे वाले को, ऊपर वाले को नगण्य नहीं माना है। ठीक है। क्यों नहीं माना? क्योंकि नीचे वाला विलयन को शो कर रहा है, इसमें दोनों घटक हैं, ऊपर वाला विलयन को शो नहीं कर रहा है। और हमने कंडीशन लगाई है अति तनु विलयनों के लिए। क्वथनांक उन्नयन में भी ये बात आपको बताई है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एन ए मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। तो एन बराबर होता है बच्चों डब्ल्यू अपॉन एम। जब ए करेंगे तो यहाँ सब जगह ए हो जाएगा। तो मान रख दें डेल्टा टी एफ बराबर के इंटू एन ए, मूल बराबर भार बटे अणुभार, यानी कि डब्ल्यू अपॉन एम। ए के रेफरेंस में डब्ल्यू ए एम ए कह देंगे, अपॉन एन बी, बी रख देंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना आप, क्वथनांक उन्नयन की, वहाँ पे पूरी बात बताई गई है ना। तो डेल्टा टी एफ बराबर आ रहा कि इंटू, इसको गुणा के रूप में लिखेंगे तो रिवर्स करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू एम बी अपॉन डब्ल्यू बी। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया? मोललता हो गई। स्मॉल एम, डब्ल्यू ए, एम ए और डब्ल्यू बी क्या कहते हैं बच्चे? इसको स्मॉल एम कहते हैं, मोललता। तो डेल्टा टी एफ बराबर आ रहा के इंटू एम बी इंटू स्मॉल एम। सही है के बाद लिख सकते हैं इस तरह से, जहाँ पे स्मॉल एम मोललता है, के इंटू एम बी का जो गुणनफल है बच्चों वो यहाँ पे के एफ कहलाता है। तो फाइनली हमारा जो यहाँ से निकल के आया फॉर्मूला वो आया डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। यहाँ पे एम होता है मोललता, के एफ क्या होता है? यहाँ के एफ बराबर मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, एम मोललता होता है। ये एम क्या होता है? मोललता। तो यहाँ पे के इंटू एम बी, क्वथनांक उन्नयन में के इंटू एम बी का गुणनफल जो है के बी हो जाया करता था, और यहाँ पे के एफ हो जाएगा। वहाँ पे इसको मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक।
वहाँ पे के एफ की यूनिट, के वी की जो यूनिट हुआ करती थी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, वही यूनिट यहाँ पे होगी। कैसे भाई, एम बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डेल्टा टी एफ अपॉन के एफ, के एफ बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मात्रक हो गया केल्विन और मोललता का हो गया बच्चों मोल किलोग्राम इनवर्स। ठीक है, इसको ऊपर लेके गए तो मोल का इनवर्स हो जाएगा, इसका इनवर्स खत्म हो जाएगा। तो के एफ की यूनिट, के एफ का मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये भी हमने क्वथनांक उन्नयन में बताया हुआ है अच्छे से। तो ये यूनिट हो गई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। कंपटीशन में पूछ लेता है क्वेश्चन इसमें से। ठीक है, मिटा दें। इसके बाद जो है हमें क्या निकालना है बच्चों, विलेय का मोलर द्रव्यमान। मैंने आपको ये बताया था कि चारों जो अणुसंघ गुणधर्म हम पढ़ेंगे उन चारों में हम विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करेंगे, अर्थात Ma की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, Ma की। तो यहाँ भी अपने को क्या निकालनी है, Ma की वैल्यू। ठीक है, तो अपन इस लिख दें हिमांक अवनमन एवं विलेय के अणुभार में संबंध। एवं विलेय के अणुभार में संबंध। ठीक है, तो वो फॉर्मूला जो निकल के आया है, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। ठीक है, एम बराबर क्या होता है, मोललता बराबर डब्ल्यू अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किस में बच्चों, ग्राम में रख दें। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी। यहाँ से अपने को एम ए निकालना है। तो एम ए बराबर क्या आ रहा, के एफ डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी। ये हो गया एम ए का फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, तो सेम नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला जो क्वथनांक उन्नयन का हुआ करता था, क्या अंतर आ रहा है, इस जगह पे एफ की जगह पे बी हुआ करता था क्वथनांक उन्नयन में, हिमांक अवनमन में एफ हो गया है। ठीक है, यहाँ पे एम ए विलेय का मोलर द्रव्यमान, के एफ यहाँ बताया था अभी मोलर हिमांक अवनमन स्थिरांक, डब्ल्यू हुआ करता है विलेय का भार, डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन को डेल्टा टी एफ से दर्शाते हैं, डब्ल्यू बी विलायक का भार, तो उपरोक्त सूत्र की सहायता से विलेय का अणुभार या मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। उपरोक्त सूत्र की सहायता से विलेय का अणुभार या विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सूत्र बिल्कुल किस तरह हो गया, जिस तरह हमने क्वथनांक उन्नयन बताया था आपको, उस तरह से ये हिमांक अवनमन। ठीक है, तो डेरिवेशन भी इसका लगभग सेम ही है। तो आपने अगर उसको अच्छे से समझ लिया है, देख लिया है, तो ये तो आपसे बिल्कुल आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें, अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में भेज सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद का कल जो है हम न्यूमेरिकल करेंगे, जिस तरह से हमने क्वथनांक उन्नयन के लिए न्यूमेरिकल किए थे, इसी तरह से हम जो है हिमांक अवनमन के लिए भी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स। तो ये फॉर्मूला जो है आप याद रखना, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू।